Assalamualaikum. This is Umaima Shakur from Dreams University. So we were started the course of optics. Course code was 308. So previously we have taken the first three lectures. In the now today our lecture number 4. In the lecture number 4 we will discuss only the half topic. And the remaining half topic we will cover in the next lecture, inshallah, in the lecture number 4. So before we start our lecture today, first we revise the previous lecture. तो पहले हम अपना प्रीवियस लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने आज के टॉपिक की तरफ जाएंगे। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है लाइट वेव का। तो हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक कवर किए थे लास्ट लेक्चर में, वो है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था, लास्ट लेक्चर दिया था, उसमें आपने देखा था कि हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसमें आपने दो लॉज पढ़े थे बेसिकली, उन्हें आपने डिफाइन किया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, और दूसरा आपने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉज भी आपने दो ही पढ़े थे, जिसमें आपने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, लाइट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, इन रेज को देखा था कि ये कौन कौन सी रेज होती हैं। आपने रेयरर और डेंसर मीडियम को देखा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सारे एंगल देखे थे कि आप ये किस किस तरह से ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। उसके बाद आपने देखा था कि हम हाइजेंस प्रिंसिपल को कैसे स्टेट करते हैं। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है, जिसमें आपने देखा था कि अगर हमें हाइजेंस प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि अगर हमें किसी भी पॉइंट की जो हमें वेव फ्रंट है उसकी पोजीशन पता हो, इनिशियल पोजीशन पता हो, तो हम उसकी नेक्स्ट पोजीशन बता सकते हैं टेंजेंट ड्रॉ करके। और फिर हमने नेक्स्ट देखा था कि फर्मेट्स प्रिंसिपल हमारे पास क्या है। फर्मेट्स प्रिंसिपल ने क्या बताया था आपको कि जो लाइट है वो दो पॉइंट्स के दरमियान जब ट्रेवल करती है तो वो मिनिमम पाथ, मतलब मिनिमम जो पाथ होता है ट्रेवल का, वो लेती है। जिसका मतलब ये था कि जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। और इसी के साथ साथ आपने देखा था कि वेव फ्रंट हमारे पास कौन से पॉइंट्स होते हैं जो कांस्टेंट फेस ऑफ वाइब्रेशन देते हैं, और वेवलेट्स भी आपने देखा था कि ये कौन से पॉइंट होते हैं जो जीरो एम्पलीट्यूड से स्टार्ट होकर अपने मैक्सिमम पॉइंट तक आते हैं और फिर अगेन जीरो से जीरो पर पहुंच जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं वेवलेट्स, जिसकी एग्जांपल हमने ली थी हार्ट मॉनिटरिंग की, कि जब हम हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो वहां पर जो हार्ट मॉनिटरिंग स्क्रीन पर शो हो रही होती है उसमें इस तरह के वेवलेट्स आपको नजर आ रहे होते हैं। तो ये तो था हमारा प्रीवियस। तो आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन हम डिस्कस करेंगे, स्टोक्स लॉ इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्शन हम डिस्कस करेंगे। दोनों को हमने लेकर चलना है, लाइट फिनोमेना है हमारे पास ये। तो ये जो स्टोक्स लॉ है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्टोक्स लॉ हमें क्या बताता है, जैसे स्टोक्स लॉ नाम शो कर रहा है, ये जो स्टोक्स है साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये डिस्कवर किया था। स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास, ये मैंने पॉइंट 1 में लिखी हुई है। स्टेटमेंट है हमारे पास कि व्हेन अ लाइट वेव, जब भी कोई लाइट वेव रिफ्लेक्ट होती है, कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दो तरह के मीडियम पढ़ाए थे कि एक हमारे पास रेयर मीडियम होता है, दूसरा हमारे पास होता है डेंसर मीडियम। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, डेंसर मीडियम की। स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई लाइट वेव, लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट होती है किसी भी सरफेस से, सरफेस कौन सी हो, किसी डेंसर मीडियम की हो, तो फिर क्या होता है आपके पास, इट विल सफर फेस डिफरेंस। तो उसके दरमियान में क्या आता है, फेस डिफरेंस आता है। कितना फेस डिफरेंस आता है, 180 डिग्री का फेस डिफरेंस आता है। मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी जो लाइट वेव है वो किसी मीडियम के ऊपर पड़ रही है जो डेंसर मीडियम है, जब वो लाइट वेव वहां से रिफ्लेक्ट होगी और अपने ओरिजिनल पाथ को ट्रेस करेगी तो वहां पर 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आएगा। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि वो अपने ओरिजिनल पाथ को ट्रेस करे।
अब इसको आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? हमने रिफ्लेक्शन क्या पढ़ी थी कि लेट अस कंसीडर ये एक मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। हम रिफ्लेक्शन नॉर्मली कैसे कंसीडर करते हैं? ये जो रे है ये इंसिडेंट रे मीडियम 1 से 2 की सरफेस के ऊपर पड़ रही है, तो यहाँ से जब रिफ्लेक्शन होगी तो ये इस तरफ हो जाएगी रिफ्लेक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने क्या पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। अब ये हमारे पास क्या बता रहा है कि अगर स्टोक्स लॉ क्या कहता है, अगर ये डेंसर मीडियम से रे रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर ये रे किसी और मीडियम से भी रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आपकी आए डेंसर मीडियम में, तो डेंसर मीडियम से जब ये ओरिजिनल पाथ को ट्रेस करेगी, मतलब ये वाला जो आपका पाथ है ये ओरिजिनल पाथ था, इसे जब ट्रेस करेगी तो आपके पास 180 डिग्री का यहाँ पर फेज शिफ्ट आ जाएगा। पाई जिसे हम कहते हैं उसका फेज शिफ्ट आपके पास आ जाएगा। और जब हमारे पास पाई का फेज शिफ्ट हो तो हमारे पास पाथ डिफरेंस क्या होता है? पाथ डिफरेंस हमारे पास होता है लैम्डा बाय 2। फेज शिफ्ट हमारे पास 180 डिग्री या पाई होगा और पाथ डिफरेंस हमारे पास होगा लैम्डा बाय 2। तो ये हमने पहला जो इसकी स्टेटमेंट थी उसे हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया। ये जो प्रिंसिपल है हमारे पास स्टोक्स लॉ, ये प्रिंसिपल टोटली बेस्ड कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी के ऊपर। अब ये ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी क्या है? इस स्टोक्स लॉ को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी का पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टोक्स लॉ है ये प्योरली बेस्ड कर रहा है ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी के ऊपर। तो ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी क्या है ये हमने थर्ड पॉइंट में मेंशन किया हुआ है कि ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी को हम स्टेट कर सकते हैं कैसे, कि अगर कोई रिफ्लेक्टेड रे है आपके पास या रिफ्रैक्टेड रे है, दोनों रेस की यहाँ बात हो रही है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे दोनों की, तो ये जो है अपना पाथ रिट्रेस करेंगे। यहाँ पर जो हमने कहा है कि पाथ रिट्रेस होना चाहिए, तो ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी क्या कह रही है, ये अपना पाथ रिट्रेस कर सकते हैं। कब करेंगे रिट्रेस? जब ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट को अब आप कैसे समझ सकते हैं कि ये हमारे पास कोई एक मीडियम है, अब इस मीडियम के ऊपर ये इंसिडेंट लाइट पड़ रही है। ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी क्या कहती है कि यही जो इंसिडेंट लाइट है, इसे मैं 1 का नाम दे रही हूँ, ये जो इंसिडेंट लाइट नंबर 1 है, ये जब मीडियम के ऊपर पड़ रही है, ये ओरिजिनल अपना यही पाथ रिट्रेस कर सकती है। कब रिट्रेस करेगी? जब इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी इस पॉइंट से। मतलब अगर आप जा रहे हैं, इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ ए, अगर आपकी जो रे है लाइट रे वो ए से बी के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, तो ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी क्या कहती है, ये ए से बी वाला पाथ दोबारा रिट्रेस कर लेगी। कब रिट्रेस करेगी? जब ये रे जो है बी से ए की तरफ जाएगी, इसी बात के अकॉर्डिंग जाएगी। अब यहाँ पर आपके माइंड में एक कंफ्यूजन आ रही होगी कि बी से ए तक जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे पाथ हैं, ये वाला पाथ भी है कर्व्ड पाथ, ये इस तरीके से भी लाइट रे जा सकती है कर्व्ड पाथ में। लेकिन ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी क्या कहती है कि ये अपने एक्चुअल पाथ को, ये वाला जो पाथ है इस पाथ को फॉलो करके जाए, जिस पाथ से ये आई है उसी पाथ से ही ये वापस जाए, एक्चुअल पाथ को फॉलो करे, तो ये ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी कहलाएगी। अदरवाइज ये रिवर्सिबिलिटी ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी नहीं कहलाएगी। दूसरा आपने क्या पढ़ा था, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल में आपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो लाइट रे है वो कभी भी ये बैंड वाला पाथ जो है ये नहीं लेती। क्यों? क्योंकि दो पॉइंट्स के दरमियान उसे मिनिमम लीस्ट वाला पाथ लेना होता है जो स्ट्रेट वाला होता है। तो एक्चुअल पाथ इसका जो होगा ये उसी को कवर करेगा। जब ये अपना ओरिजिनल पाथ जो होगा रिट्रेस करेगा, तो ये उसी में, जैसे ए से बी की तरफ आया है तो इसे बी से ही ए की तरफ जाना चाहिए और स्ट्रेट पाथ में ही जाना चाहिए। तो ये थर्ड पॉइंट था आपको जो मैंने आपको समझा दिया ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी का। ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी अगर आपको समझ आएगी तो आपको स्टोक्स लॉ समझ आएगा, क्योंकि स्टोक्स लॉ टोटली जो है इसी के ऊपर बेस कर रहा है, ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी के ऊपर। ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी जो है ये बेस है, किसकी बेस है? स्टोक्स लॉ की।
इसलिए ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी में अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आपने काइंडली मुझसे लाजमी पूछना है। इसे मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी क्या कहती है कि अगर कोई रे ए से बी की तरफ ट्रेवल कर रही है, वो रे अपना ओरिजिनल पाथ रिट्रेस कर सकती है। कब? जब वो अपने एक्चुअल पाथ पर ही वापस आएगी, इसी पाथ को दोबारा रिवर्स डायरेक्शन में कवर करेगी, बी से ए की तरफ आएगी। तो ये था आपका ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। अब जो हमारा पॉइंट है कि हमने पढ़ लिया है स्टोक्स लॉ, हमने स्टोक्स लॉ को प्रूफ कैसे करना है। तो स्टोक्स लॉ को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं और ये पॉइंट्स मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं। तो आपने ये पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। इन्हीं पॉइंट्स को लेते हुए हम इसकी डायग्राम्स को अंडरस्टैंड करेंगे और इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर ही आपकी कैलकुलेशन बेस कर रही है, इसलिए ये पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। तो चलिए मैं आपको पहले ये पॉइंट समझाती हूँ, फिर मैं आज के लेक्चर में आपको डायग्राम समझाऊंगी। तो जो इसकी कैलकुलेशंस होंगी वो हम इंशाल्लाह पार्ट 2 में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो इसके प्रूफ को शुरू करने से पहले जो हमारे पास पहला पॉइंट है, इन ऑर्डर टू प्रूव द स्टोक्स लॉ वी विल कंसीडर द टू मीडियम। हमारा जो मेन पॉइंट है, हमें दो मीडियम कंसीडर करने चाहिए। मीडियम कौन कौन से हों, ये जो लिया है, ये मीडियम की स्ट्रेट लाइन जो मैंने लिखा है, ये मीडियम की बाउंड्री है हमारे पास, और ये मीडियम 1 का नाम दे दिया मैंने, ये मीडियम 2 का नाम दे दिया। दो मीडियम हमने इस पहले पॉइंट से कंसीडर कर लिए। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास, one will be rarer medium and other one will be denser medium। चले मैं कंसीडर करती हूँ कि ये जो है मेरे पास एयर है और सेकंड मीडियम मेरे पास गिलास है, तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब हमने सेकंड पॉइंट भी देख लिया। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, वी फॉल द इंसिडेंट रे ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम 1 टू मीडियम 2। मतलब हमने रे गिरानी है एक, जो हमने गिरानी है मीडियम 1 से मीडियम 2 के ऊपर। चले अब एक रे ले लेते हैं हम इसी थर्ड पॉइंट को कंसीडर करते हुए। थर्ड पॉइंट में उसने कहा कि एक रे लें, वो मीडियम 1 से फॉल करे मीडियम 2 के ऊपर। चले हमने ये भी रे ले ली। अब नेक्स्ट पॉइंट में उसने क्या कहा है, ये वाला पॉइंट भी हमारे पास हो गया। फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। नोट दैट मीडियम 1 इज द रेयर मीडियम। मीडियम 1 हमने रेयर मीडियम ही लिया है, एयर लिया है, तो इसको आपने माइंड में रखना है कि हम एक मीडियम रेयर लेंगे और जो सेकंड मीडियम होगा उसको हमने डेंसर कंसीडर करना है, जैसे मैंने यहाँ पर गिलास लिया है। ओके, व्हेन लाइट स्ट्राइक द सरफेस सम ऑफ द लाइट विल रिफ्लेक्ट। अब ये पॉइंट हमें क्या कह रहा है कि जब लाइट 1 से 2 के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो कुछ लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये 1 से 2 के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, चले ये मैंने बना दिया है कि ये वाली जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट हो गई है। इसको मैं 2 का नाम दे देती हूँ, इसको 1 का नाम दे देती हूँ, ये रिफ्लेक्शन हो गई। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या कह रहा है, सम ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड। मतलब रिफ्लेक्शन हमारे पास हो गई, ट्रांसमिटेड देखते हैं। ट्रांसमिटेड क्या हो गई, इस सेकेंड मीडियम में ट्रांसमिट हो गई या रिफ्लेक्ट हो गई। अब मैं रिफ्लेक्टेड का वर्ड यूज नहीं करूंगी नेक्स्ट कैलकुलेशन में। क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है, इसे भी मैं आर का नाम दूंगी, तो अगर मैं इसे रिफ्लेक्टेड को भी आर का नाम दूंगी तो मेरी कैलकुलेशन मिक्सअप हो जाएंगी। तो इसलिए मैं जो रिफ्लेक्शन है उसे आर का नाम दूंगी और इस रे को मैं ट्रांसमिटेड का नाम दूंगी और इसे स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करूंगी। ओके, ये वाला पॉइंट भी हो गया। देन वी अप्लाई द ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। फिर हम अप्लाई करेंगे ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी के प्रोसेस को, जो इसका मेन प्रिंसिपल है। तो पॉइंट तो समझ आ गए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी में। ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी को अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो मिरर्स का होना चाहिए। दो मिरर्स होंगे तभी हमारे पास ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी अप्लाई हो सकेगी इस केस में। अब मिरर जो होंगे इनको हम कहाँ पर रखेंगे, इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। जो पीछे हमने रिफ्लेक्टेड रे ली है, रे 2 का नाम दिया है उसे, और रिफ्लेक्टेड रे, मतलब इन दोनों रेस के सामने हमने मिरर्स रखने हैं। एक को मिरर 1 का नाम दे देंगे, दूसरे को मिरर 2 का नाम दे देंगे। तो चलिए ये वाले पॉइंट्स भी हमने कंसीडर कर लिए।
After reflection from the mirror, they may retrace their path. अब ये पॉइंट हमें क्या कह रहा है कि हो सकता है कि जो मिरर हमने रखे हैं उनसे रिफ्लेक्शन होने के बाद ये जो रे है ये अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस कर ले, जो हमारा मेन पॉइंट था ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी का। और अगर ये अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस कर रही है डायरेक्शन रिवर्स होने की सूरत में, तो इसको फेस डिफरेंस कितना देना चाहिए, पाई का। ये था हमारा स्टोक्स लॉ। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, वी कंसीडर बोथ केसेस। हमने दोनों केसेस कंसीडर करने हैं जब रे ट्रेवल करेगी मीडियम 1 से 2 की तरफ और मीडियम 2 से 1 की तरफ। हमने दोनों को कंसीडर करना है और मिरर भी हमने दोनों लेने हैं, मिरर 1 भी और मिरर 2 भी। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वी विल कंपेयर, जो लास्ट पॉइंट है हमारा, हम कंपेयर करेंगे इन सारे केसेस को कि हमने मिरर M1 से क्या इंफॉर्मेशन ली है, मिरर M2 से क्या इंफॉर्मेशन ली है, मीडियम 1 से 2 की तरफ जब रे गई है तब क्या इंफॉर्मेशन मिली है हमें, और जब मीडियम 2 से 1 की तरफ हमारे पास आई है तब हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली है। इस सारी इंफॉर्मेशन को हम कंपेयर करेंगे और प्रूव करेंगे स्टोक्स लॉ को, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए अपनी कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको ये डायग्राम अच्छे तरीके से आनी चाहिए, इसलिए मैं आज का लेक्चर इन डायग्राम के ऊपर ही टोटल बेस कर रही हूँ कि आपको ये डायग्राम्स अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जो नेक्स्ट मैं आपको लेक्चर पार्ट 2 में समझाऊंगी वो टोटल कैलकुलेशंस होंगी, और वो कैलकुलेशंस आपको तभी समझ आएंगी जब आपको ये डायग्राम समझ आएंगी। तो चलिए, अब मैंने जो इस टोटल टॉपिक है इसे मैंने डिवाइड किया है 3 डायग्राम्स में। उन्हें मैंने नाम दे दिया है फिगर ए का, फिगर बी का और फिगर सी का। फिगर सी हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में है। तो अपनी फिगर ए से स्टार्ट करते हैं, और जो पॉइंट्स आपने पीछे पढ़े हैं उन्हें आपने माइंड में रखना है। क्या पॉइंट्स था हमारे पास, सबसे पहला कि आपने मीडियम लेने हैं, मीडियम 1 लेना है और मीडियम 2 लेना है। तो ये देखें मैंने मीडियम 1 लिया हुआ है, मीडियम 2 लिया हुआ है। अब आपको पता है मीडियम 1 हमारे पास रेयर मीडियम है, एयर है, और मीडियम 2 मेरे पास गिलास है, डेंसर मीडियम है। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या था कि आपके पास इंसिडेंट रे होनी चाहिए जिसको फॉल करना चाहिए एक मीडियम के ऊपर, मीडियम की सरफेस के ऊपर। तो ये देखें ये मीडियम की सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रही है। ये जो रे मैंने बनाई हुई है ये नॉर्मल रे है। आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में इसे पढ़ा था कि हम नॉर्मल रे के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एंगल्स बताते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इंसिडेंट रे जब स्ट्राइक कर रही है तो कुछ रे हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रही है और कुछ रे हमारे पास ट्रांसमिट हो रही है। ये वाला केस कब है आपके पास, जब आपकी जो रे है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल कर रही है। तो अब यहाँ पर आपने क्या कंसीडर करना है कि लेट अस कंसीडर कि मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है जिसे आप n1 का नाम देते हैं, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है जिसे आप n2 का नाम देते हैं। यहाँ पर मैंने रिफ्लेक्टेड रे या ट्रांसमिटेड रे लिखा है, मैं ट्रांसमिटेड को लेकर आगे चलूंगी। तो अब यहाँ पर मुझे फिगर ए में किन किन चीजों का पता होना चाहिए, मुझे एम्पलीट्यूड का पता होना चाहिए। अब क्योंकि हमारे पास एम्पलीट्यूड की कोई वैल्यू नहीं दी गई तो मैं क्या करती हूँ, इंसिडेंट रे को कंसीडर करती हूँ कि जो मैंने इंसिडेंट रे यहाँ पर स्ट्राइक की है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ए है। ये मैं जनरल केस ले रही हूँ। ये जो स्मॉल ए है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एम्पलीट्यूड को ऑफ इंसिडेंट रे। अब ये जो रे है आपके पास जो इंसिडेंट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसके लिए मैं जो कोएफिशिएंट यूज कर रही हूँ ये मैं R1 का यूज कर रही हूँ। अब इसको आपने मिक्सअप नहीं करना, ये जो R1 है ये रिफ्लेक्टेड के लिए है, ये A एम्पलीट्यूड है टोटल रे का जो हमने कंसीडर की है। तो इसका मतलब है इस टोटल एम्पलीट्यूड में से जो आपका एम्पलीट्यूड है AR1, ये जो एम्पलीट्यूड है ये रिफ्लेक्ट हुआ है।
पॉइंट्स को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। इसी के ऊपर आपकी कैलकुलेशंस बेस कर रही हैं। अगर आपको ये डायग्राम समझ आ जाएंगी तो आपको कैलकुलेशन समझ आ जाएंगी। ये था हमारे पास ओरिजिनल एम्पलीट्यूड। ओरिजिनल एम्पलीट्यूड में से कुछ जो रे थी वो रिफ्लेक्ट हो गई, जिसे मैंने नाम दे दिया R1 का। तो इसका मतलब है R1 एम्पलीट्यूड टोटल एम्पलीट्यूड में से रिफ्लेक्ट हुआ, तो मैंने इसे कह दिया AR1। AR1 कब है? जब मीडियम 1 से 2 की तरफ रे ट्रेवल कर रही है। ओके, तो अब हम कंसीडर करते हैं इस सेकंड मीडियम को। सेकंड मीडियम में मैंने कहा था कि मैं ट्रांसमिटेड रे इसे कंसीडर करूंगी। ट्रांसमिटेड रे के लिए मैं कोएफिशिएंट यूज करती हूँ T1। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो T1 है ये आपके इस एम्पलीट्यूड में से T1 ट्रांसमिटेड हुआ, थोड़ा सा पार्ट ट्रांसमिट हुआ। मैं इसे कैसे लिखूंगी इसके टोटल एम्पलीट्यूड को? ये है A टाइम्स T1, जैसे मैंने ऊपर लिखा AR1 टोटल एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इसी तरीके से AT1 टोटल एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड रे, और ये जो है A सिंपल ये ओरिजिनल एम्पलीट्यूड है ऑफ इंसिडेंट रे। तो आई होप आपको ये फिगर ए समझ आ गई होगी अच्छे से। अब हम चलते हैं फिगर बी की तरफ। तो फिगर बी हमारे पास क्या है? हमने देखा था कि स्टोक्स लॉ को हम प्रूव तब कर सकेंगे जब हम ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी को प्रूव करते हैं। तो ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी को प्रूव करने के लिए हमने क्या कहा था कि हम दो मिरर लेंगे और उन दो मिरर्स को हम रखेंगे रिफ्लेक्टेड रे के सामने और रिफ्रैक्टेड रे मतलब ट्रांसमिटेड रे के सामने, ताकि ये अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस कर सके। तो चलिए मैं इसको नाम दे देती हूँ M2 का, इसको मैं नाम दे देती हूँ M1 का। तो मुझे अब ये दोनों केस अलग अलग कंसीडर करने होंगे, वरना ये डायग्राम्स मिक्सअप हो जाएंगी। तो अब चलिए फिगर बी को कंसीडर करते हैं। मतलब मैं कंसीडर करती हूँ मिरर M1 को। ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी अब अप्लाई कर रही हूँ मैं। ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी के लिए मैं चाह रही हूँ कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे आपकी फिगर ए में थी ये अपना ओरिजिनल पाथ रिट्रेस करे। ओरिजिनल पाथ कौन सा था इसका? ये वाला था, इंसिडेंट वाला। तो अब हम क्या, जब हम यहाँ पर मिरर रख देंगे, मिरर M1 मैंने रख दिया यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपकी रे जो थी AR1 हमने ऊपर जिसे कहा था, AR1 इसके ऊपर स्ट्राइक होने के बाद वापिस आ रही है, मतलब इस मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है रे। वो रे जो आपकी पहले इस डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई थी, अब वो कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है? इस मिरर M1 से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अब मैं इस केस को थोड़ा डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। कैसे एक्सप्लेन करूंगी मैं? कि ये जो रे है जो इससे रिफ्लेक्ट हो रही है वो इस मीडियम के लिए, मीडियम 2 के लिए, गिलास के लिए ये इंसिडेंट रे बन गई है। अब इस इंसिडेंट रे में से क्या होगा? कुछ पाथ, ये देखें ये इंसिडेंट, ये जो एरो नीचे की तरफ मैंने बनाया हुआ है ना, अब ये इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापिस आ रही है मीडियम 2 की तरफ। अब इंसिडेंट रे में से हम वही केस कंसीडर करेंगे कि कुछ पाथ, कुछ जो लाइट थी वो रिफ्लेक्ट हो गई इस तरफ, ये मैंने इस एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और कुछ जो रे थी वो ट्रांसमिट हो गई मीडियम 2 की तरफ। अब मैं क्या कहूंगी कि मैंने ऊपर इसे एक्सप्लेन कर दिया था कि जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो AR1 थी। अब AR1 ही रिफ्लेक्टेड रे ही दोबारा इंसिडेंट रे बनकर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो ओरिजिनल एम्पलीट्यूड था A, उससे हमने निकाला था रिफ्लेक्टेड रे का एम्पलीट्यूड AR1, और यही जो रिफ्लेक्टेड रे थी ये दोबारा रिफ्लेक्ट हुई और इसने रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट दोबारा दिया हमें R1 का।
तो यहाँ पर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन, जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा AR1 स्क्वायर, मतलब जो आपके पास अब रिफ्लेक्टेड रे आई है, रिजल्टेंट रे, उसका एम्पलीट्यूड आपके पास AR1 स्क्वायर होगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं जो रे मीडियम 2 में गई है, ट्रांसमिट हुई है, हमने ऊपर उसे कहा था वो T1 है। अब यहां से हम क्या बात कर रहे हैं कि AR1 जो है वो इंसिडेंट की थी और वही रे जो है वो ट्रांसमिट की है यहाँ पर सेकंड मीडियम में। तो AR1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के साथ, T1 के साथ, तो ये आपका हो जाएगा AR1 T1। तो ये आपकी आ गई ट्रांसमिटेड रे जब आपने मिरर 1 कंसीडर किया। और आपने इस केस में लाजमी ये बात माइंड में रखनी है कि हम मूव कहाँ से कर रहे हैं, मीडियम 1 से 2 की तरफ। जब हम मीडियम 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो हम कौन से कोएफिशिएंट लेंगे, R1 लेंगे और T1 लेंगे। लेकिन जब हम उलट केस लेंगे, 2 से 1 की तरफ आएंगे तो हम इसको भी T1 लेंगे। जब हम 2 से 1 की तरफ आएंगे तब हम इन दोनों को 2 से रिप्लेस कर देंगे, मतलब R2 लेंगे फिर हम और T2 लेंगे। ये हम नेक्स्ट केस में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिगर बी अगेन आपको यहाँ पर बना दी कि ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यहाँ पर हमने इसको एज एन इंसिडेंट रे कंसीडर कर लिया। अब इंसिडेंट रे AR1 मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर रही थी, जब ये रिफ्लेक्ट हुई 2 टाइम्स, 1 टाइम्स रिफ्लेक्शन के बाद वो इंसिडेंट बनी, अगेन रिफ्लेक्ट हुई, AR1 हमें एम्पलीट्यूड मिल गया। जब वो ट्रांसमिट हुई तो AR1 T1 मिल गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड डायग्राम की तरफ, फिगर सी की तरफ, जो हमने कंसीडर करना था मिरर 2 को लेकर। अब ये जो मिरर 2 है हमारे पास, इसको कंसीडर करते हैं कि हमने जब इंसिडेंट रे स्ट्राइक की थी तो हमारी जो ट्रांसमिटेड रे थी वो इस डायरेक्शन में आ रही थी। इसी के आगे मैंने मिरर रख दिया है ताकि जो रे आ रही है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाए। इसको मैंने इस एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस रे को जो इस तरफ वापस जा रही है, ये रे इस मीडियम के लिए, ये जो बाउंड्री आपको रिप्रेजेंट शो हो रही है, मीडियम के ऊपर जब ये गिरेगी तो ये कहलाएगी इंसिडेंट रे। और इसका एम्पलीट्यूड हमने क्या देखा था ऊपर, 81 देखा था। तो अब क्योंकि ये ट्रेवल कर रही है 2 से 1 की तरफ, यहाँ पर देखें ये 2 से 1 की तरफ जा रही है, तो हम क्या करेंगे, अब कोएफिशिएंट ले लेते हैं T2 कि यहाँ से जो रे ट्रांसमिट हुई है इस तरफ गई है, उसे हम T2 का नाम दे देते हैं। 81 हमारे पास ओरिजिनल था, दोनों मल्टीप्लाई होके 81 T2 हमें प्रोवाइड कर रहे हैं इस रे के लिए। अब हमारे पास क्या था कि अगर रे ट्रांसमिट हो रही है तो कुछ रिफ्लेक्ट भी होगी। तो अब हम बात करें मीडियम 2 से 1 की, तो हम इस कोएफिशिएंट को जो अब रिफ्लेक्ट हुआ है इसे नाम दे देते हैं R2 का। जो हमारे पास ओरिजिनल थी रे वो थी 81। तो अब 81 इस R2 से मल्टीप्लाई होकर आपको प्रोवाइड कर रही है 81 R2। ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। ओके, अब यहाँ पर आपने एक बात माइंड में रखनी है, इसको मैं नाम दे देती हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट का, इसको मैं नाम दे देती हूँ सेकंड का, क्योंकि आगे जब मैं डायग्राम नहीं भी अगर बनाऊंगी तो मैं ये नाम बोलूंगी कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या देखा था, सेकंड में क्या देखा था, हमने थर्ड में क्या देखा था और फोर्थ में क्या देखा था। तो उससे आपको माइंड में फौरन क्लिक हो जाएगा कि हमारे पास फर्स्ट में कौन सी रे थी, थर्ड में कौन सी रे थी, सेकंड में कौन सी रे थी और फोर्थ में कौन सी रे आई थी। क्योंकि अब हमने इसके कॉम्बिनेशन को डिस्कस करना है, इनके सम को लेकर डिस्कस करना है। तो अब यहाँ पर देखें, मैंने ये सारी रेस जो हमारे पास तीनों रेस थी वो दोबारा बना दी हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, जो हमने कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है, वो हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है। अब आपको ये पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझ आने चाहिए। मैंने आपको डायग्राम्स इंडिविजुअली समझा दी हैं। अब मैं आपको इनका सम लेकर बताती हूँ कि ये कैसे होगा। फिगर ए में देखें, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो ओरिजिनल एम्पलीट्यूड है वो ए है। फिगर बी में देखें,
आपका जो जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें जो ओरिजिनल एम्पलीट्यूड है रहेगा वो AR1 स्क्वायर है। ओके, अब हम आ जाते हैं फिगर सी की तरफ। फिगर सी में देखें, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो एम्पलीट्यूड है रहेगा वो T1 T2 है। इसका मतलब है कि ये फिगर ए वाला हमारे पास ओरिजिनल रे थी, इंसिडेंट रे थी, और ये जो रे हैं AR1 स्क्वायर और T1 T2 ये हमें डिफरेंट केसेस कंसीडर करने के बाद आए हैं कि हमने मिरर 1 को रखा, मिरर 2 को रखा, फिर हमारे पास ये केसेस आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको एडअप करें और इसको एडअप करें तो आपको ओरिजिनल ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। मतलब दूसरे वर्डिंग में मैं आपको बताऊं कि फिगर सी को आप जमा करें फिगर बी में, और टोटल जो आंसर आपको मिलना चाहिए वो फिगर ए का मिलना चाहिए। मतलब T1 T2 प्लस AR1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए मिलना चाहिए। ओके, ये आप हमने बात कर ली सेकेंड क्वाड्रेंट की। तो अब आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था आपके पास कि R1 थी हमारे पास, यहाँ पर क्या है आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में AR1 है, और यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 प्लस AR1 आपको मिलनी चाहिए इस R1 के इक्वल। ये हो गई फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात। फर्स्ट भी देख लिया हमने, सेकंड भी देख लिया। अब हम देखते हैं इस थर्ड क्वाड्रेंट को। अब थर्ड क्वाड्रेंट देखें, ये जो आपका ओरिजिनल क्वाड्रेंट है फिगर ए वाला, इसमें आपके पास कुछ भी नहीं है, 0 है थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर देखें AR1 इंटू T1 है, यहाँ पर देखें T1 R2 है। इसका मतलब T1 R2 को ऐड करें आप इसके अंदर AR1 T के अंदर, तो आपको 0 के इक्वल वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ये हमने थर्ड क्वाड्रेंट भी देख लिया। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं अब। यहाँ पर देखिए ओरिजिनल में आपके पास है T1 जस्ट ट्रांसमिटेड, यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं है, 0 है। यहाँ पर देखिए आपके पास है AT1, इसका मतलब AT1 में आप ऐड कर दें 0, आपको मिलनी चाहिए टोटल वैल्यू ट्रांसमिटेड T1। तो ये हमने चारों क्वाड्रेंट को डिस्कस कर लिया। इन्हीं क्वाड्रेंट को लेते हुए हम अब डिस्कस करेंगे अपनी कैलकुलेशंस को और प्रूव करेंगे कि किस तरीके से स्टोक्स लॉ हमें प्रोवाइड करता है फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री और पाई, और किस तरीके से हमें पाथ डिफरेंस λ/2 प्रोवाइड करता है। तो इन्हीं डायग्राम्स को आपने अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि हमारी नेक्स्ट कैलकुलेशन टोटली इसी के ऊपर बेस कर रही है। अगर आपको डायग्राम्स में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आया हो, कोई पॉइंट समझ ना आया हो, तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। हमारी नेक्स्ट कैलकुलेशन इन्हीं के ऊपर बेस कर रही हैं। अगर मैं नेक्स्ट में आपको डायग्राम नहीं भी देती तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि हमारी कैलकुलेशंस किस तरीके से आई हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।